आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर उन कड़ियों को जोड़ेंगे जिनकी वजह से एडोल्फ हिटलर को सत्ता मिली, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और आखिर में एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य का विनाश हो गया। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे आज के इस विश्लेषण में प्रवेश करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि एक रिजेक्टेड आर्ट स्टूडेंट आखिर इतना बड़ा तानाशाह कैसे बन गया। उसने एक देश की हताशा और आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे घातक युद्ध कैसे छेड़ दिया। सच कहूं तो ये राज किसी एक घटना में नहीं बल्कि कई सोची समझी चालों में छिपा है। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर कुछ इस तरह बटा होगा। पहले एक कटु कलाकार का उदय, फिर डार्क प्रोपेगेंडा की मास्टर क्लास, उसके बाद युवाओं का ब्रेन वॉश, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत, रिसोर्सेज की कमी से आई हार और आखिर में इसकी सबसे दर्दनाक मानवीय कीमत। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, एक कटु कलाकार का उदय, वियना से बियर हॉल तक। आइए इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। लेकिन 1903 के आसपास जब वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। सोचिए, एक हारा हुआ इंसान जो पोस्टकार्ड्स पेंट करके अपना गुजारा कर रहा हो। फिर वर्ल्ड वॉर 1 आया जिसमें वो लड़ा और वहां मिली हार की हताशा ने उसे पूरी तरह कट्टरपंथी बना दिया। 1923 में जब उसने सरकार पलटने की नाकाम कोशिश की तो उसे जेल हुई और वहीं उसने अपनी किताब माइन काम्फ लिखी, जिसने आगे चलकर उसकी नफरत भरी विचारधारा की नींव रखी। आप जरा इस नंबर को देखिए, $1 बराबर 25 खरब जर्मन मार्क। नवंबर 1923 आते आते वाइमर जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। हाइपर इन्फ्लेशन का ये आलम था कि लोग झोले में नोट भरकर ले जाते थे। और याद रखिए, जब करेंसी अपनी अहमियत खो देती है और भूखमरी हद से पार चली जाती है, तभी ऐसी एक्सट्रीमिस्ट सोच को पनपने का सबसे बढ़िया मौका मिलता है। इस आर्थिक बर्बादी की सबसे बड़ी वजह थी वर्साई की संधि। इस शांति संधि ने जर्मनी की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी, भारी जुर्माना लगाया और उनका नेशनल प्राइड बिल्कुल छीन लिया। देश में एक ऐसी बेचैनी और हताशा थी कि आम जनता बस किसी ऐसे मसीहा की तलाश में थी जो उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिला सके। दूसरा हिस्सा, डार्क प्रोपेगेंडा की मास्टर क्लास, नैरेटिव पर कंट्रोल। नाजी पार्टी ने जनता के गुस्से को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। जोसेफ गोबेल्स ने मीडिया पर ऐसा कंट्रोल किया कि वहां सिर्फ एक ही उसूल चलता था, झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो सच लगने लगे। स्वस्तिक जैसे पवित्र चिन्ह को एक पावरफुल पॉलिटिकल सिंबल में बदल दिया गया। और उनकी जो रैलियां होती थी ना, वे कोई आम सभाएं नहीं थीं। विशाल मशाले, गगनभेदी नारे और सख्त मिलिट्री डिसिप्लिन, ये सब कुछ जनता को बिल्कुल हिप्नोटाइज कर देने वाला था। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट था। एक तरफ दुनिया के सामने वो एक बेहद क्रूर, अजय तानाशाह था जिसे हर हाल में पूर्ण आज्ञापालन चाहिए था, और दूसरी तरफ उसकी प्राइवेट लाइफ। वो अपनी सेहत के लिए शाकाहारी था, उसे बिल्लियों से डर लगता था और उसने ईवा ब्राउन के साथ अपने रिश्ते को दुनिया से छिपा कर रखा ताकि एक कठोर नेता की छवि पर कोई आंच ना आए। तीसरा हिस्सा, जर्मन युवाओं का ब्रेन वॉश, वफादारी की इंजीनियरिंग। किसी भी सत्ता के लिए अगला कदम भविष्य को सुरक्षित करना होता है। हमारे नेता एडोल्फ हिटलर, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये जो शब्द है ना, ये कोई पॉलिटिकल रैली का नारा नहीं है। ये वो प्रार्थना है जो जर्मन स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को रटाई जाती थी। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे स्टेट ने एजुकेशन का इस्तेमाल करके बचपन से ही एक पूरी जनरेशन का ब्रेन वॉश किया। उन्हें बताया गया कि लॉजिक और तर्क सब बेकार हैं, सिर्फ लीडर के प्रति अंधी वफादारी ही सब कुछ है। चौथा हिस्सा, वैश्विक संघर्ष की शुरुआत, लेबेंसराum की चाह। देश के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल लेने के बाद नजरें बॉर्डर्स के पार गईं। यहां एक कॉन्सेप्ट आता है लेबेंसराम का, यानी लिविंग स्पेस। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि जर्मन लोग दुनिया में सबसे सुपीरियर हैं, इसलिए बढ़ती आबादी के लिए उन्हें दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने का पूरा हक है। ये कोई छोटा मोटा बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं था, ये एक बेहद अग्रेसिव पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लागू किया गया। पहले राइनलैंड में सेना भेजी, फिर ऑस्ट्रिया को मिलाया, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया और आखिरकार 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया। बस यही वो आखिरी कदम था जिसने ब्रिटेन और फ्रांस को युद्ध में कूदने पर मजबूर किया और वर्ल्ड वॉर 2 भड़क उठा। पांचवां हिस्सा, संसाधनों की कमी और हार, द टर्निंग पॉइंट। शुरू के 3 साल तक एक्सिस पावर्स बिल्कुल इनविंसिबल लग रही थीं, पर पासा पलटा कैसे।
एक सिंपल सा कारण था, रिसोर्सेज। जब अमेरिका युद्ध में आया तो अलाइड फोर्सेस को अनगिनत इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज मिल गए। जर्मनी के पास बेहतरीन तकनीक जरूर थी, पर उनका फ्यूल खत्म हो रहा था। मिडिल ईस्ट ऑयल कैंपेन फेल हो चुका था और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने जर्मन पनडुब्बियों के कोड भी क्रैक कर लिए थे। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी की बात करें तो एक अकेला जर्मन टाइगर टैंक अलाइड फोर्सेस के 10 टैंकों पर भारी पड़ता था। लेकिन सच्चाई ये है कि युद्ध सिर्फ इंजीनियरिंग से नहीं जीते जाते। अगर उसमें डालने के लिए ईंधन ही नहीं है तो वो एडवांस टैंक भी सिर्फ एक लोहे का बेकार डिब्बा है। इन्हीं क्रिटिकल रिसोर्स शॉर्टेजेस ने उनकी सबसे उन्नत तकनीक को भी मैदान में बेकार कर दिया। एक और सबसे बड़ी भूल थी सोवियत यूनियन पर हमला। एक तो मॉस्को की तरफ बढ़ने में डिले हो गया और जब तक सेना वहां पहुंची तब तक रूस की जमा देने वाली सर्दी शुरू हो चुकी थी। फिर स्टालिनग्राड की लड़ाई में जो हुआ वो एक डिजास्टर था। जर्मन सेना बुरी तरह घिर गई, खाना और रसद खत्म हो गया और लाखों सैनिकों को भूखमरी और ठंड के आगे घुटने टेकने पड़े। छठा और आखिरी हिस्सा, विनाशकारी मानवीय कीमत, क्रूरता की विरासत। अब यहां हमें थोड़ा रुककर इस पूरे घटनाक्रम के उस सबसे दर्दनाक पहलू को देखना होगा जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 5 करोड़, एक बार इस नंबर को प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए। 50 मिलियन लोग सिर्फ एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म और टेरिटरी बढ़ाने के जुनून में पूरी दुनिया में करीब 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसमें सिर्फ सैनिक नहीं थे, इसमें वो मासूम आम नागरिक भी थे जिनका इस भयानक महत्वाकांक्षा से कोई लेना देना नहीं था। और इस शासन का सबसे अंधकारमय अध्याय था होलोकॉस्ट, एक सिस्टमैटिक स्टेट स्पॉन्सर्ड नरसंहार जिसमें लगभग 6 लाख यहूदियों और लाखों दूसरे टारगेट ग्रुप्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये इतिहास का वो खौफनाक सबूत है जो बताता है कि जब एब्सोल्यूट पावर और नफरत आपस में मिलते हैं तो उसका अंजाम कितनी बड़ी बुराई को जन्म दे सकता है। अप्रैल 1945 आते आते गेम पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो साम्राज्य जिसके 1000 साल चलने का दावा किया गया था, वो बर्लिन के एक जमींदोज बंकर में सिमट कर रह गया। चारों तरफ से अलाइड फोर्सेस घेर चुकी थीं। अपनी पक्की हार को देखते हुए तानाशाह ने सुसाइड कर लिया और अपने पीछे छोड़ गया एक बटा हुआ, पूरी तरह से बर्बाद और सदमे में डूबा हुआ राष्ट्र। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम एक आधुनिक समाज के रूप में इस तरह के मैनिपुलेशन, आर्थिक हालातों का फायदा और नफरत को पनपने से कैसे रोकें? ये कहानी सिर्फ बीते कल की नहीं है, बल्कि आने वाले कल के लिए एक वार्निंग है कि कोई भी सोसाइटी कितनी नाजुक हो सकती है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास की इन कड़ियों पर विचार जरूर कीजिएगा।